हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है दत्त काव्य या अभिन्यास या डाल्टन विधि, असाइनमेंट और डाल्टन मेथड। तो आइए इसी संदर्भ में हम बात करते हैं, क्योंकि विधियां तो अनेक होती हैं, प्रत्येक विधि का अपना अलग ही महत्व होता है और जिस विधि का प्रयोग जहाँ किया जाना है उसी के अनुसार वह उपयोगी सिद्ध होती है। विधि के लिए परिभाषित करते हुए गेज महोदय लिखते हैं, शिक्षण विधियाँ शिक्षण व्यवहार का पैटर्न होती हैं जिनकी पुनरावृत्ति होती है। ये अनेक विषयों में प्रयोग में लाई जाती हैं। एक से अधिक शिक्षण की विशेषताएं तथा शिक्षण संबंधित होती हैं। शिक्षण विधियों के व्यवहार का यानी कि शिक्षण विधियाँ जो होती हैं या कहीं विधियाँ शिक्षण के व्यवहार का एक अंग हैं, जिन्हें शिक्षक शिक्षण में प्रयोग करता है, जो कि विषय वस्तु आधारित होती हैं और अधिगम का विकास भी करती हैं। शिक्षण विधियों को अनेक समूहों में विभाजित किया जा सकता है, जो कि सामान्य विशेषताओं से युक्त होती हैं। विशेषताएं शिक्षक और छात्र की अंतःक्रिया से संबंधित होती हैं। विधियों से शिक्षकों के शिक्षण व्यवहार का विशिष्ट पैटर्न दिखाई देता है, जो एक विशिष्ट अधिगम विधि से संबंधित है। तो इसी के संदर्भ में डाल्टन विधि भी है, उसका भी अपना महत्व है। तो यहाँ हम देखेंगे डाल्टन विधि। मिस हेलन पार्कहर्स्ट द्वारा डाल्टन प्रणाली की योजना बनाई गई थी। यह प्रणाली प्रधानतः सामूहिक शिक्षण विधियों के दोषों को दूर करने के लिए बनाई गई थी। यानी कि जो सामूहिक शिक्षण में जो दोष हो जाते थे, वह उन दोषों को दूर करने के लिए विधि का निर्माण किया गया था। सामूहिक शिक्षण के अनुसार कुशाग्र और मंदबुद्धि छात्राओं को प्रगति के लिए एक समान अवसर दिया जाता है, परंतु ऐसा करने से दोनों के मानसिक विकास में जो है बाधा पड़ती है। इसी कठिनाई को दूर करने के लिए मोंटेसरी पद्धति के आधार पर डाल्टन पद्धति का निर्माण किया गया। तो यहाँ पर हमने जो अभी एक पॉइंट देखा कि जो कुशाग्र बुद्धि की छात्राएं होती हैं और मंदबुद्धि की छात्राओं को प्रगति के लिए एक समान अवसर दे दिया जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि कुशाग्र बुद्धि के छात्राओं को अलग रखा जाना चाहिए, मंदबुद्धि छात्राओं को अलग रखा जाना चाहिए। अब मान लीजिए कि दोनों ही तरह के बच्चे हैं और दोनों को ही प्रगति के समान अवसर मिल गए, तो फिर भी अंतर तो रहेगा ही। इसको देखते हुए कुछ अंतर तो रखना ही चाहिए। आगे हम देख रहे हैं यहाँ पर ये प्रोजेक्ट कहें डाल्टन पद्धति का जो है चित्र है यहाँ पर। इसमें क्या है, अनेक अनुसंधान हुए, यानी कि डाल्टन पद्धति का के निर्माण से पहले अनेक अनुसंधान हुए, यानी कि रिसर्चेज हुई। इनके अनुसार स्कूल में कक्षाओं के स्थान पर विषय कक्ष होते हैं, यानी कि प्रत्येक विषय के लिए अलग अलग कक्ष होते हैं, कमरे होते हैं, रूम्स होते हैं। प्रत्येक विषय कक्ष में उस विषय की पुस्तकें विषय विकास के क्रमानुसार रखी रहती हैं। इसके अतिरिक्त सब छात्राओं को एक साथ बैठने और शिक्षिका की अध्यक्षता में विचार करने के लिए एक सम्मेलन जो है सम्मेलन कक्ष रहता है। यानी कि अलग अलग कक्षाओं में तो विषयवार अध्ययन किया जाता है, लेकिन एक सम्मेलन कक्ष भी रहता है जिसमें सभी विषयों की छात्राएँ आ जाती हैं। इस प्रणाली के अनुसार शिक्षिकाएँ वर्ष के कार्य की एक रूपरेखा आरंभ करके तैयार कर लेती हैं और छात्राओं के सम्मुख प्रस्तुत कर देती हैं। यानी कि जो एक शिक्षिकाएँ होती हैं पूरे वर्ष की एक रूपरेखा तैयार करती हैं और छात्राएं जहाँ पर सम्मेलन कक्ष में होती हैं वहाँ पर छात्राओं के सामने प्रस्तुत कर देती हैं। फिर इस वर्ष के कार्य को स्कूल कार्यक्रम के अनुसार मासिक इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता है कि किस मंथ में क्या पढ़ाया जाएगा, कौन सी यूनिट पढ़ाई जाएगी। काम की इस प्रत्येक इकाई को जिसे प्रदत्त अथवा दक्ष कार्य कहा जाता है, यहाँ पर भी ये मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर दत्त कार्य होगा। दत्त कार्य यानी कि असाइनमेंट कहते हैं। छात्राएं इसको क्रमबद्ध रूप में लेती हैं और कार्य समाप्त हो जाने पर किया हुआ कार्य शिक्षिका को परीक्षण के लिए दे दिया जाता है। जब शिक्षिका की संतुष्टि हो जाती है तब वह उन्हें अलग अलग कार्य यानी कि असाइनमेंट दे देती हैं, दत्त कार्य देती हैं। एक कार्य समाप्त करने के लिए कोई समय निश्चित नहीं होता है, यानी कि कोई ऐसा निर्धारित नहीं किया जाता है। छात्राएं अपनी क्षमता के अनुसार जब चाहें तभी कार्य को पूर्ण करके शिक्षिका को दिखा सकती हैं। अगर छात्रा का असाइनमेंट पूरा हो जाता है तो नया टॉपिक ले लेती हैं, नया असाइनमेंट ले लेती हैं
और असाइनमेंट को पूर्ण रूप से क्रियान्वित करने का उत्तरदायित्व छात्राओं पर ही रहता है। प्रत्येक छात्रा ने प्रत्येक विषय में कितनी प्रगति की है इसका विषय शिक्षिका आलेख रखती है, इनकी रजिस्टर होता है जिसमें आलेख रखा जाता है। अभी हमने चित्र देखा था डाल्टन पद्धति का, फिर से दिखा देते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन्हें असाइनमेंट वगैरह मिले हुए हैं, अपना कार्य कर रही हैं। इसी के साथ हम देखेंगे डाल्टन पद्धति के कुछ लाभ। तो डाल्टन पद्धति के जो लाभ हैं इस प्रकार से हैं। इससे कुशाग्र बुद्धि, मंदबुद्धि तथा सामान्य बुद्धि वाली सभी छात्राएं लाभ उठाती हैं, क्योंकि वे अपनी गति से अपनी प्रगति के अनुसार कार्य करने का अवसर प्राप्त करती हैं। प्रत्येक छात्रा के ऊपर उसकी प्रगति का उत्तरदायित्व रहता है, इसलिए वे कड़ा परिश्रम करने से जी नहीं चुराती हैं। साथ ही साथ वे कड़ी में मेहनत और परिश्रम करने में स्वयं ही बाध्य होती हैं। परिणाम स्वरूप विभिन्न विषयों में उनकी प्रगति यथार्थ होती है। असाइनमेंट पद्धति के अनुसार जो छात्राएं दिए गए कार्य की पूर्ति के लिए विभिन्न पाठ्य पुस्तकों का सहारा लेती हैं। अभी आपने चित्र में देखा था कि जैसे मान लीजिए जहाँ पर पुस्तकें रखी हुई हैं, वे पढ़ाई कर रही हों, अध्ययनरत हों, अपना कार्य कर रही हों, तो उसमें वे देखती हैं और ज्ञान संचय करती हैं और अनेक प्रकार की पुस्तकों का जो है साधनों के रूप में हेल्प लेती हैं, मदद लेती हैं। इससे उन्हें एक तो अन्य पुस्तकों का उचित उपयोग मिल जाता है और दूसरे स्वयं ज्ञान संचय करने के कारण उनसे जल्दी ग्रहण भी होता है। इससे उनके अंदर पुस्तक पढ़ने की एक आदत भी बन जाती है। छात्राओं को असाइनमेंट को समाप्त करने में यथेष्ट परिश्रम करना पड़ता है। इससे उन्हें परिश्रम करने का एक तरह से अभ्यास हो जाता है। इस पद्धति के अनुसार परीक्षा का प्रश्न नहीं उठता है, उसमें जो समय या धन व्यय होता है उसकी बचत होती है। परीक्षा के जो दोष हैं छात्राएं उनसे बच जाती हैं। डाल्टन पद्धति में गृह कार्य का प्रश्न नहीं उठता है। स्कूल के अनुशासन की समस्या हल हो जाती है। स्कूल का वातावरण यथेष्ट रूप में प्रजातांत्रिक हो जाता है। छात्राओं का शिक्षिका से निकट संबंध हो जाता है, यानी कि वे अपनी पर्सनल बात कर सकती हैं। अपने असाइनमेंट जो उन्हें मिला हुआ है स्वयं को उससे संबंधित वे शिक्षिका से बात कर सकती हैं। शिक्षिका असाइनमेंट देने के बाद छात्राओं के सम्मुख सहायक और मित्र के रूप में रहती है। इसके अनुसार शिक्षिका को छात्राओं की व्यक्तिगत प्रगति का बड़ा ज्ञान यानी कि स्पष्ट ज्ञान रहता है। दोष इस पद्धति के हम देखेंगे। अब कुछ दोष प्रत्येक पद्धति में होते हैं, तो इस पद्धति में भी यानी कि जो डाल्टन पद्धति है इसमें भी कुछ दोष हैं, उनके विषय में हम ध्यान केंद्रित करेंगे। अभी जो इतने गुण बताए गए थे, तो इतने गुणों को देखते हुए भी ये बहुत आकर्षक प्रतीत होती है। प्रथम अवलोकन में तो इसकी नवीनता ही मन को हर लेती है, परंतु जब इसका गहन अध्ययन किया जाता है या इसका अध्ययन कार्य में आश्रय लिया जाता है, तब इसकी अनेक कठिनाइयाँ दृष्टिगत होने लगती हैं। तो उसमें से कौन कौन सी कठिनाइयाँ हैं वो हम देखेंगे। यहाँ पर हमारे यहाँ मातृभाषा या अन्य प्रादेशिक भाषाओं में विभिन्न विषयों की पाठ्य पुस्तक, सहायक पुस्तक और प्रमाणिक पुस्तकों का इतना अधिक प्रभाव है कि हम कक्षा शिक्षण की पद्धति को अभी पूर्ण रूप से हटा नहीं सके हैं और ना ही हटा सकते हैं। यदि हम डाल्टन प्रणाली से पढ़ाते हैं तो प्रत्येक विषय पर देशी भाषा जो स्कूल में शिक्षण का माध्यम हो में पुस्तकों का इतना व्यापक संकलन होना चाहिए कि छात्राएं असाइनमेंट पूरा करने हेतु पुस्तकों के अभाव का अनुभव ना करें। गृह विज्ञान पर तो मातृभाषा में बहुत ही कम पुस्तकें और उपलब्ध यानी कि जो पत्रिकाएँ होती हैं उपलब्ध हो पाती हैं। इसलिए वर्तमान दशा में इसके शिक्षण में यह विधि यानी कि जो बताई गई है डाल्टन विधि उपयुक्त नहीं है। डाल्टन पद्धति द्वारा गृह विज्ञान शिक्षण में इसका जो प्रयोगशाला में अनेक आवश्यक यंत्र, उपकरण और सामग्री होनी चाहिए। साधारण स्कूलों में इनकी उपलब्धि कठिन है। जब तक इनकी प्राप्ति की समस्या हल नहीं हो जाती, तब तक इस विधि द्वारा इसका जो है शिक्षण कठिन हो जाता है, शिक्षण कार्य कठिन हो जाता है। गृह विज्ञान व्यवहारिक और क्रियात्मक विषय है और कई विषयों के समावेश से बनने के कारण इसका व्यापक क्षेत्र है। इसके अंतर्गत पढ़ाए जाने वाले अनेक विषय आपस में सह संबंधित हैं। इसका उत्तम शिक्षण तो गृह समान वातावरण में ही संभव हो पाता है, यानी कि जब तक गृह समान वातावरण नहीं है तब तक जो है ये विधि उपयुक्त नहीं मानी जा सकती है। गृह विज्ञान की प्रयोगशाला में जहाँ तक प्रत्येक छात्रा अलग अलग कार्य करती है, इस विषय की वास्तविक परिस्थितियों में नहीं सीख सकती है। क्रियात्मक या कलात्मक विषय इस विधि द्वारा उचित रूप से नहीं पढ़ाए जा सकते। ये विषय सामूहिक शिक्षण विधि में सफलतापूर्वक अध्यापित किए जाते हैं। ज्ञानात्मक पाठों के लिए डाल्टन विधि अवश्य उत्तम विधि है।
छात्राओं द्वारा विषयों या गृह विज्ञान की कुशलता ग्रहण की जानी चाहिए। वे सफलतापूर्वक डाल्टन पद्धति द्वारा अध्यापित नहीं किए जा सकते। गृह विज्ञान का वैयक्तिक शिक्षण की अपेक्षा सामूहिक शिक्षण द्वारा अधिक कुशलतापूर्वक अध्यापन किया जाता है। छात्राओं में सामाजिक और नैतिक गुणों का सृजन सामूहिक शिक्षण में ही किया जाता है। इसके अलावा डाल्टन पद्धति में शिक्षण की सफलता संपूर्ण विषय के असाइनमेंट के बनने पर निर्भर करती है। इन असाइनमेंट के बनने में अनुभव और कुशलता की आवश्यकता होती है। प्रारंभिक या माध्यमिक कक्षाओं की छात्राओं का मानसिक विकास इस सीमा तक नहीं पहुंचा होता है कि वे असाइनमेंट को पाकर आत्मनिर्भरता के साथ संपूर्ण कार्य को जिम्मेदारी के साथ कर लें। यदि उन्हें कार्य करने में अधिक समय लगता है तो असाइनमेंट या कहीं असाइनमेंट क्रियान्वित करने में पूर्ण सफलता नहीं मिलती है, तब वे निरुत्साही और निराशापूर्ण हो जाती हैं और विषय के प्रति रुचि और जिज्ञासा खो बैठती हैं। ऊंची कक्षाओं की छात्राएं जिनकी विचार शक्ति जागृत हो चुकी है, स्वावलंबी होकर डाल्टन विधि द्वारा कुछ अध्ययन स्वयं कर सकती हैं, परंतु छोटी कक्षाओं के लिए ये विधि पूर्णतः असंतोषजनक मानी गई है। इसमें कुछ बिंदु आ जाते हैं, जैसे कि शिक्षिका का निरुत्साहित हो जाना, कार्य की खानापूर्ति मात्र करना, छात्राओं द्वारा सुनिश्चित समय सीमा का अभाव, तो बहुत सारे पॉइंट आ जाते हैं। इसके अलावा हम कहेंगे निष्कर्ष रूप में इन तथ्यों के होते हुए भी इस विधि के बहुत सारे लाभ हैं और इससे छात्राएं अपने अपने ज्ञान के अनुसार सीख सकती हैं, यानी कि अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार सीख सकती हैं। क्योंकि हमने अभी बताया था कि कुछ छात्राएं मंदबुद्धि होती हैं, कि कोई तीव्र बुद्धि होती हैं, कोई क्रिएटिव दिमाग की होती हैं, यानी कि सृजनात्मक दिमाग की होती हैं। जैसे कि कोई भी कार्य दिया उसको उन्होंने ना ही तो अधिक समय व्यर्थ किया और ना ही अधिक श्रम लगाया और ना ही अधिक धन व्यय किया, और उसके बावजूद भी उन छात्राओं से अधिक अच्छा कार्य कर लिया जिन्होंने बहुत ज़्यादा समय खर्च किया था, बहुत ज़्यादा धन खर्च किया था और श्रम भी बहुत किया था। तो इस प्रकार से ये डाल्टन विधि बहुत उपयोगी भी है और इसकी लाभ तो हमने बता ही दिए हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।